राइट। तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन एक्चुअली है क्या बता देता हूं मैं। ये सेशन यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का है। इसमें मैंने आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो ये यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए है। ये सेशन हमने इसमें 2024 का जो मेंस में यूपीएससी के मेंस में जो पेपर आया था उससे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वो बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें वही बच्चे हैं जो लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। राइट। तो क्योंकि ये यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का सेशन है तो वैसे बच्चे इस क्लास को नहीं समझ पाएंगे जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं ग्रेजुएशन में। तो बीटेक वाले बच्चे या ग्रेजुएशन में जो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े हैं वो इसको समझ पाएंगे, तो वही बच्चे इसको एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ वही सब बच्चे आज की क्लास में हैं। राइट। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, फिर भी मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम लोगों का दो चीज अभी रनिंग है। एक तो मैथ्स ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज 2025 का रनिंग है, तो 6 टेस्ट है जिसका कॉपी इवैल्यूएशन मैं ही करता हूँ, मैं ही करूँगा। और ये अभी पहला टेस्ट अभी ओपन है, आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो बच्चे 2025 का मेंस लिख रहे हैं या 2026 में लिखने वाले हैं और तैयारी कर चुके हैं, तो जिनको पता है तैयारी कर चुके हैं वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। 2025 वाले जो मेंस लिख रहे हैं वो तो दे ही सकते हैं। साथ में एक मैथ्स ऑप्शनल का बैच है जो आ रहा है 20 जून से, ठीक है, जिसका ओरिएंटेशन कल है। तो वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, कॉपी इवैल्यूएशन मैं ही करूँ। चलिए अब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को लीनियर अलजेब्रा सर ऑप्शनल मैथ्स क्यों लें, ये मैं ऑलरेडी पिछले ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ। उस ओरिएंटेशन को यूट्यूब पे ही है, ये खान ग्लोबल स्टडी चैनल पे ही आप देख सकते हो क्यों ले। इसकी बात आज नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? तो 2024 मेंस का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको पता है तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और इसको अटेम्प्ट एग्जाम में करना ही करना होता है। 5 क्वेश्चन होता है, तो इसमें से पहला 2 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का था जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। लेट एच बी अ subspace of R4 spanned by the vectors V1 1 minus 2 5 minus 3, V2 2 3 1 minus 4, V3 3 8 minus 3 minus 5. Then find a basis and dimension of H. फिर है उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सटेंड द बेसिस ऑफ H टू अ बेसिस ऑफ R4। जहां तक हो सकेगा मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, तो समझ गए? इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, बट जैसे साइंस सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल में, तो हिंदी माध्यम का बच्चा भी उसको इंग्लिश में ही लिखता है और बाकी चीज हिंदी में लिखता है। फॉर्म में लिखा होता है या आप ऑप्शनल अंग्रेजी में लिख लीजिए, बाकी हिंदी। तो ये तो मैथ्स है, इसमें तो केवल सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मीडियम मैटर नहीं करता है, आप अंग्रेजी के हो या हिंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको अंग्रेजी में ही लिखिएगा, मतलब ऑप्शन में मीडियम चुन लीजिएगा, बाकी चीज हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्शन यूपीएससी देता है। तो सब स्पेस क्या है? मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है क्योंकि आप ये सेशन देख रहे हैं। और उसको V1 V2 V3 ये 3 वेक्टर उसको स्पैन कर रहा है और उसका बेसिस एंड डायमेंशन निकालना है H का, और उसको उस बेसिस को एक्सटेंड करना है जिससे वो R4 का बेसिस बन जाए। तो मैं लिख रहा हूं कि H जो है सब स्पेस है R4 का,
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि भाई ऐसा है ना, ऐसा है कि H जो है वो लीनियर स्पैन या सिंपली स्पैन लिख सकते हैं, स्पैन ऑफ कौन से वेक्टर है, तो V1 V2 V3 इसका स्पैन है। तो H को जो है V1 V2 और V3 स्पैन करता है, मतलब H का कोई भी एलिमेंट, मतलब कहने का मतलब होता है H सब स्पेस का कोई भी एलिमेंट V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, राइट। अब हमें H का क्या खोजना है, बेसिस एंड डायमेंशन। तो तरीका होता है कि जो V1 है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका पहला रो V1, दूसरा रो V2, तीसरा रो V3। मतलब ये क्या करना है, तो V1 क्या है लिख लो यहाँ पे 1 -2 5 -3 लिख दिया। फिर V2 क्या है, तो 2 3 1 -4 है। और फिर V3 क्या है, तो 3 8 -3 और -5, यही है ना। जिसको एक मैट्रिक्स में डाल दिया, क्यों डाला बता रहा हूँ। ये 1 है, -2 है, 5 है, -3, 2 3 1 -4, 3 8 -3 -5। अब हमारा काम ये है, ठीक है, हमारा काम यह है कि इसको इचलन फॉर्म में डालना। इसमें डालना है इसको इचलन फॉर्म। इचलन फॉर्म क्या होता है, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इचलन फॉर्म में डालते हैं। इचलन फॉर्म का मतलब है कि मान लो किसी रो में, इन रो है इस मैट्रिक्स का, किसी रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जितने जीरो हो, पिछले रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट से जितने जीरो वो कम हो। मान लो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, कि पहले 2 जीरो है, पहले रो में, इसके पिछले रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले या तो एक भी जीरो ना हो या अधिक से अधिक एक जीरो। ये इचलन फॉर्म होता है, इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इचलन फॉर्म में। तो तरीका होता है कि सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट को जीरो करते हैं इस 1 के हेल्प से। कैसे करोगे, तो ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और लिखते हैं कि R2 goes to R2 minus 2R1 and R3 goes to R3 minus 3R1। क्यों ऐसा किया, दो में से दो गुना इसका माइनस जीरो हो जाएगा, तीन में से तीन गुना माइनस को जीरो। पहला रो में तो कोई चेंज नहीं है, 1 -2 5 -3 है ना, और दो गुना माइनस करो 2 -2 जीरो हो जाएगा, और 3 इसका दो गुना 4, 3 माइनस ऑफ -4 ये 7 हो जाएगा, और 1 में से इसका दो गुना 10 माइनस करो तो -9 होगा, और -4 में से इसका दो गुना माइनस करो तो -4 + 6 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसका 3 गुना, ये 0 हो गया। फिर इसका 3 गुना 6, 8 + 6 होगा तो 14 हो जाएगा, और -3 इसका 3 गुना, -3 -15 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और -5 इसका 3 गुना, -9, -5 माइनस ऑफ -9, -5 + 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आया। अब देखो इसमें क्या है कि पहले रो में तो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कोई भी जीरो नहीं, और दूसरे रो में पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो है। अब दूसरे रो में भी, तीसरे रो में भी पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो है, कम से कम एक और ज्यादा होना चाहिए। तो तरीका है कि सेकेंड रो को थर्ड रो में माइनस करो, इसका दो गुना, 7 का गुना 14, इससे माइनस को 0 हो जाएगा। तो वही करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं कि भाई जो क्या लिख रहे हैं, R3 goes to R3 minus 2R2, ये लिख दिया। तो पहला और दूसरा रो में कोई बदलाव नहीं होगा, 1 -2 5 -3, यहाँ लिखोगे 1 -2 5 -3, 1 -2 5 -3। दूसरा रो में कोई चेंज नहीं होगा, 0 7 -9 2, 0 7 -9 2, राइट। और इसका दो गुना इसको माइनस करोगे तो 14 -14 हो जाएगा 0, -18
इसका 2 गुना -18, माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, -18 + 18 0, 4 - 2 × 2, 4 - 4 0। तो ये रो पूरा का पूरा 0 हो। अब ये इचलन फॉर्म में है क्योंकि सेकेंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो, थर्ड रो में सारे जीरो हो गए, पहले रो में नॉन जीरो एलिमेंट से कोई जीरो नहीं, इचलन फॉर्म। इचलन फॉर्म में जितने नॉन जीरो रो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये पहला दो नॉन जीरो रो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यही इनफैक्ट बेसिस बनाएगा किसका, एच का। तो लिखेंगे बेसिस ऑफ एच क्या हो गया, बेसिस ऑफ एच इक्वल टू पहला ये वेक्टर लो जिसका u1 नाम रखते हैं, 1 -2 5 -3, और दूसरा u2 जो कि हमने 0 7 -9 और 2 हुआ, है ना, 2 हुआ। तो यही दोनों एलिमेंट किसका है, पहला रो और दूसरा रो 0 7 -9, यही बेसिस है एच का। और बेसिस में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ एच लिखते हैं ऐसे, डायमेंशन ऑफ एच कितना होगा, तो 2 होगा। डायमेंशन ऑफ एच कितना हुआ, तो 2 हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आगे क्या है, देन फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ एच, कर लिया हमने, क्योंकि एच लीनियर स्पैन था, v1 v2 v3 का, इसको मैट्रिक्स रो में सजा दिया, इचलन फॉर्म में डाल के बेसिस एंड डायमेंशन एच का निकाल लिया। अब बोलता है कि भैया जो एच का बेसिस निकाले हो उसको एक्सटेंड करो R4 का बेसिस बनाने में। तो जो भी बच्चा मैथ्स पढ़ा है ग्रेजुएशन वगैरह में, तो ऑब्वियसली पता होगा उनको कि डायमेंशन ऑफ R4, डायमेंशन ऑफ R4 क्या है ये पता होगा, डायमेंशन ऑफ R4 ये होता है 4। अब और H बेसिस सब स्पेस है R4 का, तो H के बेसिस को हम R4 के बेसिस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट R4 के बेसिस में 4 एलिमेंट होंगे, H में 2 ही एलिमेंट। तो सबसे आसान तरीका वो बता रहा हूं मैं, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बेसिस ऑफ R4 must have 4 एलिमेंट्स, must have 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट होंगे। तो कंसीडर एच के 2 वेक्टर जो है वो ले लो, E1 U2, और 2 और वेक्टर लेते हैं E3 और E4। E3 E4 क्या होता है जो आप जानते होंगे, E3 होता है 0 0 1 0 ऐसे लिखते हैं, तीसरा कंपोनेंट 1 होगा बाकी 0 होगा, और E4 क्या होता है, E4 में 0 0 0 और चौथा कंपोनेंट 1। अब हमने बोला कंसीडर एच न मान के कंसीडर एस मान लो, एक सेट लिया। अब इसमें U1 U2 तो यही वाला है और E3 E4 हमने डाला है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट चारों हो जाए तो हम बोल देंगे कि यही बेसिस है R4। लीनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका फर्स्ट रो U1, सेकेंड रो U2, थर्ड रो E3 और चौथा रो E4। अगर वो इचलन फॉर्म में दिख गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स, और जिसमें हम U1 फर्स्ट रो लेते हैं, U2 सेकेंड रो, E3 थर्ड रो, E4 फोर्थ रो ले ली, और U1 क्या है हमारा, तो U1 है हमारा 1 -2 5 -3, 1 -2 1 -2 5 -3, फर्स्ट रो इसको लिख दिए, है ना, 1 -2 5 -3। दूसरा रो 0 7 -9 2, तो 0 7 -9 2, दूसरा रो U2 0 से -9 2, तीसरा रो E3, चौथा रो E4,
तीसरा रो E3 मतलब 0 0 1 0, चौथा रो E4 मतलब 0 0 1, ये लिख दिया। अब आप इसको देखते ही बता सकते हैं इचलन फॉर्म में। सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक जीरो है, फिर पिछले रो में नॉन जीरो एलिमेंट से पहले एक भी जीरो है, और थर्ड रो में नॉन जीरो से पहले दो जीरो है, जो इससे ज्यादा है। सेकंड रो में एक जीरो था, यहाँ दो जीरो है, और थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट वन है, उससे पहले तीन जीरो है, दो जीरो से ज्यादा थे। ऑलरेडी ये इचलन फॉर्म, तो विच इज इन इचलन फॉर्म, विच इज इन इचलन फॉर्म, ये इचलन फॉर्म में ऑलरेडी है। तो देयरफॉर एस के जो वेक्टर है U1, U2, E3, E4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, LI शॉर्ट में लिखते हैं। अब हम जान रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ R4 4 है, और इसको बेसिस पे चार एलिमेंट होंगे, और ये चार एलिमेंट कोई भी चार वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, ऑब्वियसली वो वेक्टर R4 का एलिमेंट हो, तो ये बेसिस बन जाएगा। तो देयरफॉर S is a basis of R4, therefore S is a basis of R4, यही लाना था। और S के बेसिस में क्या है, तो H के दो एलिमेंट, उसके बाद दो और डाल दिए, एक्सटेंड करके हमने R4 का बेसिस निकाल लिया। यही दिए गए क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन, दिए गए क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। R4 का बेसिस निकालने का और भी तरीका है, थोड़ा लंबा है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख लो, और यही आंसर। ठीक है, मोहम्मद मुकर्रम एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, जो भी बच्चा मैं बता दूं, मैं पहले भी पिछले ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस किया था मैंने, खान ग्लोबल पे ही, इस चैनल पे ही है। आप देख सकते हो कौन सा बच्चा मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी में रख सकता है, मैंने बता रखा है, वो सब वहां देख सकते हो। वो बच्चा जो मैथ्स ग्रेजुएशन में पढ़ा है, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, है ना, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स ले सकता है। केमिस्ट्री मैथ से किया हो, स्टैट से किया हो, फिजिक्स से किया हो, वो भी ले सकता है। बीटेक वाले ले सकते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले ओरिएंटेशन में। आज तो 2024 जो लेटेस्ट मेंस का क्वेश्चन था, उसके लीनियर अलजेब्रा का दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले फिर से मैं एक बार वो बच्चे जो बाद में जुड़े उनको अनाउंसमेंट बता दूं, दो चीजों का। एक तो ये कि मॉक टेस्ट तो 2025 में मेंस लिख रहा है, उनके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। का कॉपी इवैल्यूएशन होगा, मैं ही करूंगा, क्या गड़बड़ करते हैं क्या नहीं, कैसे लिखते हैं, ये मैं बताऊंगा। कॉपी के में जो भी लिखोगे उस पर रिमार्क दूंगा। 2026 के लिए भी ये ले सकते हो, वो बच्चा जो तैयारी कर चुका है वो ये टेस्ट इसको ले लेगा। और ये तो मैथ्स ऑप्शनल का बैच है जो 20 जून से स्टार्ट है। कल ओरिएंटेशन है, उसका भी यूट्यूब पे सिलेबस डिस्कशन है कल, वो ले सकता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है देखो, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, पिछले मेंस का लेटेस्ट है, 2024 के मेंस का एक क्वेश्चन है, और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। पहला फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, ठीक है। चलिए तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है कि लेट टी फ्रॉम R3 टू R3, लेट टी फ्रॉम R3 to R3 be a linear operator and B, so V1, V2, V3 be a basis of R3 over R. Suppose that TV1 equal to 110, TV2 equal to 10 minus 1, TV3 equal to 2 1 minus 1, ये दे रखा है। Find a basis for the range space and null space of T. बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे जैसे एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है T फ्रॉम R3 to R3, राइट। और देखो रेंज स्पेस क्या होते हैं, इसके जो भी एलिमेंट है उसका जो इमेज बनता है,
तो इमेज बनेगा इसमें, इमेज का सेट, ये सब एलिमेंट एसोसिएटेड है, इससे इमेज बनेगा। तो इमेज का सेट ये हमारा रेंज स्पेस होता है, आप जानते होंगे इतना बेसिक, है ना, और जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आरटी। ठीक है, साथ में नल स्पेस क्या होता है? नल स्पेस यहीं पर होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जिसका इमेज जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये नल स्पेस कहलाता है टी का, नल स्पेस ऑफ टी कहलाता है, इसको शॉर्ट में हम लोग एनटी लिखते हैं। हमारा काम इस क्वेश्चन में है इस रेंज स्पेस का बेसिस खोजना और इस नल स्पेस का बेसिस खोजना। रेंज स्पेस सब स्पेस इस R3 का होगा, नल स्पेस सब स्पेस इस R3 का होगा। R3 का बेसिस V1 V2 V3 दे रखा है, इसका मतलब इस R3 में कोई भी एलिमेंट इस V1 V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो एक चीज देख लो यहाँ पे कि लेट कोई भी एलिमेंट R3 में लेते हैं, इस वाले R3 में कोई भी एलिमेंट R3 लेते हैं, तो ऑब्वियसली सो EV इसका एलिमेंट होगा R3, इस वाले R3 का अंदर T जो V का इमेज होगा, तो इस R3 का एलिमेंट तो TV, ठीक है, R3 का ही एलिमेंट होगा। इनफैक्ट EV किसका एलिमेंट होगा, तो रेंज स्पेस ऑफ T का एलिमेंट। V R3 का एलिमेंट है, V किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है ना। तो और R3 का बेसिस कौन है, V1 V2 V3। तो एक्चुअली इस V को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट V1 V2 V3, अल्फा 1 V1, अल्फा 2 V2, अल्फा 3 V3। ये अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा किसका एलिमेंट है, तो R का रियल नंबर, है ना। तो TV इक्वल टू T ऑफ ये चीज अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, ये लिखेंगे। और T हमारा लीनियर ऑपरेटर है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो वो लगा देंगे, ये लिख सकते हैं इसको राइट हैंड साइड को हमको, ये दिस वी कैन राइट एज अल्फा 1 TV1 प्लस अल्फा 2 TV2 प्लस अल्फा 3 TV3 वी कैन राइट, लिख सकते हैं हम लोग। क्योंकि सिंस लिखेंगे सिंस T इज अ लीनियर ऑपरेटर इसीलिए कर सकते हैं। लीनियर ऑपरेटर मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से B हम लिए इस वाले R3 का एलिमेंट, तो TV रेंज स्पेस का एलिमेंट होगा। B क्योंकि B बेसिस है, V1 V2 V3 बेसिस है R3 का, मतलब इसका, तो V को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं V1 V2 V3 का, अल्फा और अल्फा 3 R का एलिमेंट है। TV T ऑफ दिस और T लीनियर ऑपरेटर है, तो वी कैन राइट। हमें खोजना क्या है, तो हमें खोजना है बेसिकली बेसिस फॉर द रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। पहले रेंज स्पेस का बेसिस खोजते हैं, तो टीवी जो एलिमेंट है रेंज स्पेस का, और टीवी को देखो, टीवी हैज बीन रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TV1 TV2 TV3। टीवी तो कोई भी एलिमेंट है रेंज स्पेस का, मतलब TV1 TV2 TV3 जेनरेट करता है रेंज स्पेस को, स्पैन करता है, तो लिखेंगे therefore we can say RT range space of T is basically a span of क्या, तो TV1 और TV2 TV3। अब हम खोजेंगे कि रेंज स्पेस का बेसिस, तो इस TV1 TV2 TV3 को हम मैट्रिक्स का क्या करेंगे, रो ले लेंगे। तो कंसीडर द मैट्रिक्स जो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इचेलन फॉर्म में मैट्रिक्स को डाल देंगे, क्योंकि ये स्पैन करता तीनों वेक्टर RT को। यहाँ TV1 ले लो, यहाँ TV2 ले लो, यहाँ TV3 ले लिया। अब TV1 TV2 TV3 वेक्टर्स है, और वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो
और लिखा हुआ है यहाँ पे 110, लिख लो 110, तो यहाँ पहला रो हो जाएगा 110, मैट्रिक्स का पहला रो हो गया 110। दूसरा रो क्या होगा? देखो दूसरा रो TV2 10 -1, दूसरा रो हो जाएगा 10 -1। तीसरा रो हो जाएगा TV3, लिखा हुआ है 21 -1, 21 -1, 21 -1। एक बार चेक कर लेते हैं, 110 110, ठीक है, 10 -1 10 -1 21 -1। हमारा काम है इसे इचलन फॉर्म में डालना। इचलन फॉर्म में इसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करना कर सकते हैं इस 1 के हेल्प से। और पिछले क्वेश्चन में यही बता रहा था, तो करते हैं यहाँ पे करते हैं इसको। देखो कैसे, क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1, 1 -1 0 हो जाएगा। R3 चेंजेस टू या गोज टू R3 माइनस 2R1 का 2 गुना से माइनस को 0 हो जाएगा। पहला रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 1 0, ठीक है, 1 1 0। दूसरा रो में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, R2 माइनस R1 तो 1 -1 0, 0 -1 तो -1, और -1 -0 -1 ही होगा। और साथ में इसका 2 गुना माइनस करो R1, 2 -2 0, और 1 -2 टाइम्स ये 1 -2 दैट इज -1, एंड -1 और 2 टाइम्स 0 माइनस किया तो -1 -0 -1 ही होगा। ये आया। अभी तक ये इचलन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स पहले एक जीरो है, इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट्स पहले एक जीरो, एक से ज्यादा जीरो होना चाहिए। क्या करते हैं, थर्ड रो को इसको माइनस कर, इसको जीरो करने के लिए कर सकते हैं सीधा ही, तो कर दो। तो यहाँ लिखेंगे R3 गोज टू R3 माइनस R2, तो जीरो, सॉरी जीरो नहीं है, 1 1 0 है। क्या है? 1 1 0। पहले रो में कोई चेंज नहीं, दूसरे रो में कोई चेंज नहीं, तीसरे रो में इसमें ये माइनस हो रहा है, सेकेंड रो ये 0 0 हो जाए। का मतलब ये इचलन फॉर्म में है। अब इचलन फॉर्म में आ गया ये मैट्रिक्स विच इज इन इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म है ना, विच इज इन इचलन फॉर्म। अब इसमें दो नॉन जीरो रो है, यही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये बेसिस बन जाएगा किसका? रेंज स्पेस का। तो लिखेंगे बेसिस ऑफ RT, बेसिस ऑफ RT क्या आएगा? यही दो वेक्टर 1 1 0 एंड 0 -1 -1 आ गया बेसिस। तो एक क्वेश्चन में एक पार्ट ये था कि आप R3 का रेंज स्पेस ऑफ T का बेसिस खोजें। इस तरह खोजें। सबसे पहले बताया कि रेंज ऑफ T इसके एलिमेंट को स्पैन करता है, TV1 TV2 TV3, तो स्पैन लिख दिया। अब बेसिस खोजने के लिए मैट्रिक्स कंसीडर किया, TV1 TV2 TV3 रो लेके, और इचलन फॉर्म में डाला, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर हैं? दो रो है, यही दो रो वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो दो ही नॉन जीरो है, तो वही बेसिस बनाया आती। अब हम लोग नल स्पेस का बेसिस खोजेंगे। इसका नल स्पेस, तो ये भी क्वेश्चन में आप देख सकते हो भैया, फाइंड ए बेसिस ऑफ द रेंज स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ T। नल स्पेस क्या होता है? वो सारे एलिमेंट इस R3 के का इमेज जीरो है ना। करते हैं कि नल स्पेस को NT से डिनोट करते हैं, लिखते हैं ऐसे। और एक चीज और जानो, ये भी क्लियर है कि बेसिस ऑफ RT में दो एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ RT, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T दो है, इसको हम रैंक भी बोलते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ T, डायमेंशन ऑफ RT इक्वल टू 2, so therefore rank of T क्या होगा? 2। तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम, एक थ्योरम है रैंक नलिटी थ्योरम। क्या है? देखो, रैंक नलिटी थ्योरम काफी पॉपुलर थ्योरम है। वो होता है
रैंक टी प्लस नलिटी टी, है ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, और जो डोमेन कहते हैं हम लोग, डोमेन, इस लेफ्ट वाले को डोमेन बोलते हैं R3, इसका डायमेंशन क्या है 3 है, R3 का डायमेंशन 3, यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ R3 ना। तो रैंक टी तो 2 आ गया, नलिटी टी, नलिटी टी का मतलब होता है, मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ, नल स्पेस ऑफ टी, है ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3, दो 3, सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू 3 माइनस 2 1। इससे ये पता चला कि नल स्पेस ऑफ टी के बेसिस में एक ही एलिमेंट हो, कितना, एक ही एलिमेंट, कैसे निकालेंगे, तो इस तरह निकालेंगे, बेसिस निकाल रहे हैं नल स्पेस ऑफ टी में जिसमें एक ही एलिमेंट है, लेट v बिलोंग्स टू nt, दिस इंप्लाइज कि v इक्वल टू 0, नल स्पेस का यही डेफिनेशन, v nt में है, तो देयरफॉर वी कैन राइट v एज अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, वाई, बिकॉज nt तो सब स्पेस किसका होता है, इस डोमेन का, और इसको बेसिस कौन है, v1 v2 3 v2 v3, तो nt के एलिमेंट ऑब्वियसली इसके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है ये v इक्वल टू दिस tv0, but this implies t of alpha 1 v1 alpha 2 v2 alpha 3 v3 इक्वल टू 0, मतलब जीरो फैक्टर, ये 0 0 0। अब ये तो लीनियर ऑपरेटर है, तो अल्फा 1 tv1 अल्फा 2 tv2 अल्फा 3 tv3 अल्फा 3 tv3 इक्वल टू 0 0। क्यों, क्योंकि सिंस E is a linear operator, इसलिए ऐसा लिखे। अब हमें tv1 tv2 tv3 पता है, दिस इम्प्लाइज अल्फा 1 tv1 हमने यहाँ पे लिखा था 110, क्वेश्चन में दे रखा है, लिखेंगे 110 अल्फा 1 110 प्लस अल्फा 2 tv2, यहीं पे लिखा हूँ tv2 क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 माइनस 1, लिख दो 10 माइनस 1 प्लस अल्फा 3 tv3 2 1 माइनस 1, लिख लो यहाँ पे 2 1 माइनस 1, आई थिंक यही है, यस, इक्वल टू क्या होगा, यही 0 0 0। लेफ्ट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, यहाँ लिखेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। पहला कंपोनेंट लेफ्ट में अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, पहला कंपोनेंट राइट हैंड साइड। दूसरा कंपोनेंट अल्फा 1 इंटू 1 अल्फा 2 इंटू 0 0 प्लस अल्फा 3 इंटू 1, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 0, लिखेंगे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 के नीचे कुछ नहीं है इक्वल टू 0, यहाँ पर कुछ नहीं। फिर तीसरा कंपोनेंट अल्फा 1 इंटू 0 0 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0, लिखेंगे यहाँ पे माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू, होप यही है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 है। फिर है अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं है, अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 0, फिर अल्फा 1 अल्फा 1 0 हो गया, सॉरी, माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 0, माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 2, सॉरी, माइनस अल्फा 2 है, मतलब ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब ये अपने आप में क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या होना चाहिए आप लोगों को 1 1 0, अल्फा 2 का कोफिशिएंट क्या है 1 0 माइनस 1, अल्फा 3 का कोफिशिएंट क्या है 2 1 माइनस 1, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 0
ये जो कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है इसको इचेलॉन फॉर्म में करते हैं। इसमें करते हैं तो इचेलॉन फॉर्म में करते हैं। तो देखिए इचेलॉन फॉर्म में कैसे करते हैं। ये तो ऑलरेडी जीरो, इसको जीरो करेंगे तो इसको लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 0 0 और यहाँ लिखेंगे R2 गोज टू R2 माइनस R1। ये तो जीरो ऑलरेडी है, इसी को केवल जीरो करना है। तो 1 1 2 0 0 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर क्योंकि इससे पहले एक जीरो, तो इससे पहले कम से कम दो जीरो होना चाहिए, इसको जीरो करना पड़ेगा हमको। इस हेल्प से कर सकते हैं माइनस करने से। एक बार और करना पड़ेगा 1 1 2 और यहाँ पे लिखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0 0 0 और क्या अप्लाई करेंगे तो R3 गोज टू R3 माइनस R2। ये 0 माइनस 1 माइनस 1 और ये क्या हो जाए 0 0 0। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को बोलते हैं ये ऑलरेडी इचेलॉन फॉर्म में आ गया है। अब इचेलॉन फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसमें दो ही नॉन जीरो रो है, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 ही होगा, है ना। तो बेसिकली रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 2, दो ही नॉन जीरो रो है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना होगा तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होता है तीन वेरिएबल माइनस रैंक एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिस ऑफ एनटी में एक ही एलिमेंट आना वाला, तो एक ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये भी होगा एक वेरिएबल को हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी मतलब होता है। फिर से खोल लो, यहां से हम खोलेंगे इक्वेशन क्या बनेगा, देखो खोलने के बाद ओपन करने के बाद जो इक्वेशन बनने वाला है हमारे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0, ये अल्फा 1 अल्फा 2 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। और दूसरे रो में 0 इंटू अल्फा 1 0 माइनस 1 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल टू 0। तीसरे रो से 0 इक्वल टू 0 है। अब यही इसी दो में किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो, के मान लो, अल्फा 3 को हम के मान लें या माइनस के मान लेते, चलो माइनस के मान लेते या के मान लेते, कोई बात नहीं। तो लेट अल्फा 3 इक्वल टू के, के इज एनी नंबर। अब माइनस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा 3, तो सो देयरफॉर लिखोगे अल्फा 2 इक्वल टू माइनस के। यहाँ पे अल्फा 3 की जगह के डाल दो तो अल्फा 2 माइनस के। अब यहाँ अल्फा 2 की जगह माइनस के डालो, अल्फा 3 की जगह के डालो, तो अल्फा 1 आ जाएगा। तो अल्फा 1 माइनस के प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के, माइनस के प्लस 2 के दैट इज प्लस के। अल्फा 1 प्लस के 0, तो अल्फा 1 क्या आ जाएगा माइनस के। अब हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ गया। देखो यहाँ पे अभी तक बेसिस एंटी का नहीं आया है, वी क्या है, वी एंटी का एलिमेंट है और अल्फा 1 वी 1 अल्फा 2 ऐसे करके है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी इन एंटी आई एंड वेयर वी इज अल्फा 1 वी 1 अल्फा 2 वी 2 अल्फा 3 वी 3। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो पता है हमको, पुट कर लेते हैं आप। ये होगा माइनस के इंटू वी 1 माइनस के इंटू वी 2 प्लस के इंटू वी 3। देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम के कॉमन ले लें क्या आएगा माइनस वी 1 माइनस वी 2, है ना, माइनस वी 2 प्लस वी 3, और इसको हम u मानते हैं, ठीक मान लिए। तो बेसिकली देयरफॉर v इक्वल टू के इंटू यू, मतलब एंटी नल स्पेस का कोई भी एलिमेंट 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, u जीरो नहीं हो सकता, यहाँ लिख देते हैं
सिंस u इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? एज नलिटी जो है, नलिटी t इज 1, नलिटी t 1 है, मतलब नल स्पेस ऑफ t का डायमेंशन तो 1 होगा। तो अगर u 0 ले लोगे तो इसका मतलब b 0 हो गया, नल स्पेस में एक ही एलिमेंट डायमेंशन 0 हो जाएगा। तो पॉसिबल है u इज नॉन जीरो एज नलिटी t इक्वल टू 1, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन 1। तो क्या आ गया, ये जो u वेक्टर है यही जनरेट कर रहा है नल स्पेस को, उसका कोई भी एलिमेंट इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन। हम बोल सकते हैं देयरफॉर बेसिस ऑफ nt इक्वल टू u, एक ही एलिमेंट आएगा यही, और u क्या है, माइनस v1 माइनस v2 प्लस v। इस तरह हमने नल स्पेस का भी बेसिस आया। यही क्वेश्चन में करना था, आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में था कि लीनियर ऑपरेटर है, बी बेसिस है R3 का, है ना, तो बेसिस निकालिए रेंज स्पेस का, नल स्पेस का, जो हमने निकाला। तो मैंने बता दिया इसको, ये हमारा डोमेन कहलाता है, इसके एलिमेंट का इमेज का सेट रेंज स्पेस कहलाता है। तो हमने रेंज स्पेस का वी R3 का लिया एलिमेंट, मतलब R3 का, और ये बेसिस है तो वी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया v1 v2 v3। तो टी वी की लीनियर ऑपरेटर तो लिखा टी वी इक्वल टू ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी वी वन टी वी टू टी वी थ्री, मतलब आर टी स्पैन हो गया, लीनियर स्पैन टी वी वन टी वी टू टी वी, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है उसी। अब आर टी का बेसिस खोजना था, टी वी वन टी वी टू टी वी थ्री का रो बना के मैट्रिक्स बना लिया, टी वी वन टी वी टू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इचलन फॉर्म में डाला तो हमें ये दो नॉन जीरो रो दिखा, तो यही बेसिस बना दिया, आर टी का आ गया। अब इसका मतलब दो ही डायमेंशन आर टी टू, तो रैंक नलिटी थ्योरम होता है रैंक प्लस नलिटी टी को डायमेंशन ऑफ 3, नल स्पेस मतलब नलिटी टी डायमेंशन ऑफ एन टी 1 आया, तो नल स्पेस के बेसिस में एक एलिमेंट होगा। तो उसके लिए क्या किए, वी इन एन टी, अब नल स्पेस के बेसिस खोजते हैं, वी इन एन टी, वी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा v1 v2 v3 का, क्योंकि एन टी सबसेट है डोमेन का, इसका सबसेट है ये। इमेज जब जीरो बन जाए नल स्पेस में, मैंने पहले ही बता दिया, तो वी एलिमेंट एंटी का, तो वी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया वही ये। अब हम टी वी जीरो लिखा, फिर आगे बढ़ते गए, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री निकाला हमने, और वी जो नल स्पेस का एलिमेंट था तो हम इस तरह रख दिए, वी इक्वल टू के यू, वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू, यू जीरो नहीं हो सकता है, जीरो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव वन रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। और फिर हमारा आया बेसिस ऑफ एन टू, जिसमें एक ही एलिमेंट है, यही आना चाहिए, यही आया। तो ये हमारा बेसिकली दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो पिछले साल मेंस में आया था, कंपलसरी क्वेश्चन था लीनियर अलजेब्रा का, जो मैंने सॉल्व किया। वैसे लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिक्स लाके, मैट्रिक्स इंक्लूडेड है उसमें, 4 से 5 क्वेश्चन हो, मैंने 2 बता दिए। पिछले बार भी 5 क्वेश्चन था, 2 मैंने बता दिया। चलिए, जो बच्चा मैथ से थोड़ा भी एक्वेंटेड होगा, जानकारी होगी ग्रेजुएशन में, यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शन लेना सोच रहा होगा, उसको पता चल गया हो कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है ना। बाकी हम क्लासेस में तो करते ही है, समझाते ही है, सिखाते ही है। चलिए, हाँ, लकी खान सर, आप सीसेट कराते हो? एकदम सीसेट भी कराता हूँ, वो भी कोर्स मैं ही लेता हूँ। यस, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने लीनियर अलजेब्रा का सॉल्व किया, इसीलिए सॉल्व करके बताया। मेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया कि आप देखो कैसे सॉल्व होता है, और ये अगर पूरा लिखोगे 10 के 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो जो भी मैथ्स लेने का सोच रहे हैं, मैथ्स ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, या मैथ्स ऑप्शनल ऑलरेडी रख चुके हैं, उनको ये पता चल गया हो किस तरह क्वेश्चन होता है, क्या लिखना होगा। चलिए ठीक है, अभी आपको कुछ मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी का जो है उसको लेकर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, कृपया पूछें, मैं बताऊंगा, कृपया पूछें। और विशेष मैथ्स ऑप्शनल की टोटल जानकारी के लिए पिछले ओरिएंटेशन लेक्चर मैंने लिया था, आप उसमें देख सकते हैं, जो इसी चैनल पे आप पीछे आज से 7-8 दिन पहले मैंने लिया था, डिटेल मैंने सब चीज बताया है मैथ्स ऑप्शनल के बारे में, और सब चीज बताया, आप वो भी सेशन देख सकते हैं। तो कुछ पूछना है अभी, आप क्वेरी पूछ सकते हैं, पूछिए, एनीथिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड प्लीज आस्क, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अभी पूछिए, मैं बताऊंगा।
ठीक है। मैथ्स ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में कोई बातचीत हो, आप पूछ सकते हैं। मैंने 2 अनाउंसमेंट भी कर दिया है। एक मॉक टेस्ट का, जो बच्चा 2025 का मेंस लिख रहा होगा उनके लिए है। उसका कॉपी मैं ही चेक करता हूँ। ठीक है, उसमें जो भी रिमार्क होगा मैं ही दूंगा, कैसे लिखना चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। जो तैयारी कर चुका है ऑलरेडी ऑप्शनल का, या तैयारी पूरा होने वाला, वो भी दे सकता है 2026 में जो एग्जाम दे रहा है। हाँ, और एक मैंने ऑप्शनल बैच का ही बता दिया जो 20 जून से आएगा, लेकिन उसका ओरिएंटेशन कल है, तो यूट्यूब पे होने वाला है, आप देख सकते हो। चलिए ठीक है। हितेन गेम्स टीवी डीजीपी कैसे बने? डीजीपी बनने से पहले आपको आईपीएस बनना होगा, फिर आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाएंगे और डीजीपी तक जाएंगे, अगर आप बहुत अर्ली आईपीएस बन गए। कौन है ये? गांगुली चौहान। सर अभी मेरा बीए में एडमिशन हुआ है, तो क्या सर मैं पटना में केजीएस के पास पढ़ाई कर सकते हैं? ऑफलाइन एकदम कर सकते हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम का है, उसी हिसाब से आप कोर्स ले सकते हैं। पटना में भी सारे कोर्स चलते हैं। बनना है सत्यम यादव तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और जो ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। हम लोग तो गाइड करेंगे ही। पिकाचू आप ले सकते हैं। आपके आप क्योंकि मैथ्स में थोड़ा समय लगता है, ले सकते हैं, तो आपका तैयारी थोड़ा पहले ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ में 12th वगैरह का मैथ्स अच्छा होना चाहिए, ले सकते हैं। आप पिछला ओरिएंटेशन भी देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया हूँ। आज से 7-8 दिन पहले वो ओरिएंटेशन है, जिसे मैथ्स ऑप्शन के बारे में सारा चीज़ बताया। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे बता दिया, हितेन गेम्स। तुम यहाँ पे टाइम पास करने आए हो क्या? गाने याद यूपीएससी की तैयारी कैसे करूँ, इसके लिए बहुत सारे सेशन आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। अभी तो नहीं है गेट का कोर्स। मैथ्स ऑप्शन से रिलेटेड जो ही पूछना है फटाफट पूछिए। कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फटाफट पूछिए। एकदम पढ़ाते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है पढ़ाते हैं एकदम। मैथ्स ऑप्शन मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें सर नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, कल भी एक सिलेबस डिस्कशन है मैथ्स ऑप्शनल का, जिनको ठीक है। नहीं तानिया यादव, मैथ्स ऑप्शनल रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखिएगा ना। मैथ्स ऑप्शनल रखिए या हिस्ट्री रखिए या पोल साइंस रखिए, जो रखना है एक रख सकते हैं, इतना ही रखना है यूपीएससी में। चलिए थैंक यू। कल भी एक ओरिएंटेशन है, सिलेबस डिस्कशन है मैथ्स ऑप्शन का। जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है, जो लेना चाहता है या ले चुका है मैथ्स ऑप्शन का, ठीक है, वो देख सकता है उस ओरिएंटेशन का। कल होगा आपके पास। सनी कुमार किस क्लास का मैथ्स है? बीएससी का है सनी कुमार। चलिए थैंक्स थैंक्स, थैंक यू। तो कल सिलेबस डिस्कशन वाला भी आप देख सकते हैं। तो मैथ्स में इंटरेस्ट है, यूपीएससी में मैथ्स ऑप्शन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, वो देख। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।